नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज मैं आपके पास एक समीक्षा लेकर के आया हूं जो अभी आगामी परीक्षाएं चल रही थी उत्तराखंड बोर्ड की, तो उसी का एक पेपर हुआ था भूगोल का, जो भूगोल थियोटिकल पेपर था। उसी पेपर को आज मैं लेकर के आपके पास आया हूं। मैं आज उसमें एक्सप्लेन करूंगा आपको उसके आंसर्स के बारे में, उसकी समीक्षा करेंगे उस पेपर की, उसके की पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, मेरे वीडियो पे बने रहें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बोर्ड एग्जाम्स की स्पेशल प्रिपरेशन कराता हूँ, स्पेशली भूगोल के अंदर मेरा भूगोल जो सब्जेक्ट है मैं उसके कराता हूँ। तो आप इसमें रहें, मेरे साथ बने रहें। और कई वीडियोज़ आती हैं, अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए हम डिस्कशन करते हैं आज के पेपर को लेकर के, सैद्धांतिक पेपर को। ये 23 जून 2020 को ये पेपर हुआ है भूगोल का उत्तराखंड बोर्ड के अंदर। हम आज उसके क्वेश्चंस को लेकर के हम आपके पास में लेकर के आए हैं। चलिए हम डिस्कशन करते हैं उस पेपर को लेके, क्या क्या क्वेश्चन उसके अंतर्गत दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल कृषि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ए फॉलोइंग मोनोकल्चर? तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, डेयरी कृषि दिया हुआ था, सेकंड ऑप्शन मिश्र कृषि दिया हुआ था, रोपण कृषि दिया हुआ है, वाणिज्य अन्य कृषि दिया हुआ है। आपके पास सीधा सही से इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो मिश्रित कृषि आपके पास दिया हुआ है। मिश्रित कृषि को आप करें बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा, क्योंकि मिश्रित कृषि के अंतर्गत आप क्या करते हैं, दो प्रकार की कृषि को करते हैं। एक उपजाऊ चारे के लिए आप मवेशियों के लिए उगाते हैं, अन्य कृषि को करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ आप लोग क्या करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। तो दो प्रकार की कृषि की जाती है, ये एकल कृषि नहीं है, इसमें दो प्रकार की कृषि की जाती है। तो आपको पता लग चुका होगा, पहला जो आंसर दिया हुआ है आपके पास में वो किसका दिया हुआ है, मिश्रित कृषि। उसका आंसर मिश्रित कृषि आपका आंसर है। प्रश्न 2 आपके पास दिया हुआ था, उस देश का नाम बताइए जहां रेल मार्ग का सघन जाल पाया जाता है। तो सघन जो जाल पाया जाता है वो यूएसए के अंतर्गत पाया जाता है, और सबसे सघन जाल है विश्व के अंतर्गत इसका। दूसरा जो आपके पास दिया हुआ है वो है पोत और पतन और पोताश्रय में क्या अंतर होता है? पतन और पोताश्रय में जो अंतर होता है, जो पतन होते हैं वो समुद्र तल पर एक आर्थिक केंद्र जहां जहाजों का माल उतारने और चढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि जो बंदरगाह जो आपके पोताश्रय होते हैं ये क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इनका निर्माण जो विशेष रूप से उन स्थानों पर किया जाता है जहां जहाजों को सुरक्षित रखा जा सके। यहाँ माल चढ़ाने उतारने का कार्य नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे केवल माल जो जहाज आते हैं उनको रोक करके रखा जाता है, सुरक्षित रखने का कार्य किया है। जबकि पतन के अंतर्गत जो जहाज हैं आते हैं और जाने का कार्य होता है, यहाँ यात्रियों को उतारने चढ़ाने का कार्य भी होता है। पतन के अंदर यात्रियों को उतारने चढ़ाने का कार्य भी हो रहा है, माल को उतारने चढ़ाने का कार्य हो रहा है। जबकि पोताश्रय के अंतर्गत जहाजों को रखा जाता है, उसमें कोई उतारने चढ़ाने का कार्य नहीं किया है, वहाँ जहाजों की मरम्मत की जाती है। वो सुरक्षित स्थान होता है जिसे हम पार्किंग भी कह सकते हैं। आप सबके पार्किंग भी कहते हैं, जब आपने देखा पार्किंग होती है वैसे ही पार्किंग होता है, उसे पोताश्रय कहा जाता है। पतन और पोताश्रय में सीधा सीधा अंतर है। ये पतन आपका क्या दिया हुआ है, जहाँ जहाजों आते हैं और जाने का कार्य करते हैं, अपने माल को उतारने चढ़ाने के लिए रखा जाते हैं। जबकि पोताश्रय एक पार्किंग की तरह होता है जहाँ जहाजों को खड़ा किया जाता है, साथ ही साथ वहाँ जहाजों की मरम्मत भी की जाती है और कई दिनों तक जहाज रहते हैं। ठीक है, और जो पोताश्रय होते हैं ये बहुत गहरे भी होते हैं। ठीक है, और विशेष रूप से जो पोताश्रय होते हैं ये प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में भी पाए जाते हैं। जबकि अगर आप पतन को देखने की कोशिश करोगे, व्यापारिक केंद्र है, आर्थिक केंद्र के रूप में, व्यापारिक मुख्य पृष्ठभूमि के अंतर्गत है। तो ये आपके पास जो दिया हुआ है पतन का सीधा अंतर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया? तो इसका आंसर 1923 है। 1923 को भारत के अंतर्गत पहली बार आपका रेडियो प्रसारण का कार्य किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेने चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो प्रश्न आपके लेकर के आए हैं वो है, राष्ट्रीय महामार्गों के कोई दो उद्देश्य बताइए। आपको दो उद्देश्य बताने हैं, किसके? राष्ट्रीय महामार्गों के। राष्ट्रीय जो महामार्ग होते हैं ये विशेष महामार्ग होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, राष्ट्र के व्यापारिक जो पृष्ठभूमि है उसको व्यापारिक कार्यों से जोड़ने का कार्य करते हैं। ये मुख्य जो मुख्यालय होते हैं, जो
जो प्रदेशों के, राज्यों के जो मुख्यालय होते हैं उन्हें आपस में जोड़ने का काम करते हैं, राजधानियों को जोड़ने का कार्य करते हैं। नेशनल हाईवेज होते हैं, जैसे नेशनल हाईवे नंबर 1 जो अमृतसर से दिल्ली के लिए दिया हुआ है, नेशनल हाईवे नंबर 2 जो आपको दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने का कार्य कर, नेशनल हाईवे नंबर 7 वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ने का। तो ये क्या है, मुख्य रूप से उन पृष्ठभूमियों को जोड़ करके बनाए जाते हैं, ये मुख्यालयों को आपस में जोड़ करके चलते हैं। इनके केंद्र होते हैं, प्रादेशिक रूप से विशेष योगदान होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का एक मुख्य कारण दिया हुआ है? तो जल प्रदूषण हो नहीं सकता है, ठीक है, भूमि प्रदूषण नहीं हो सकता है, ठीक है, उसके बाद शोर जो प्रदूषण था, नॉइस पोल्यूशन नहीं। तो इसका सीधा आंसर आपके पास जो दिया हुआ है वो है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण इसका सही उत्तर है। तो वायु प्रदूषण का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संचार के किन्हीं दो सार्वजनिक साधनों के नाम बताइए। दो सार्वजनिक साधनों के नाम बताने हैं आपने। तो सार्वजनिक साधन के रूप में आप देखते हैं क्या दिए हुए हैं, रेडियो दिया हुआ है आपको, टेलीविज़न दिया हुआ है, सिनेमा दिया हुआ है, उपग्रह दे रखे हैं, समाचार पत्र दिए हैं, पत्रिकाएं, पुस्तिका हो गई, जनसभाएं, गोष्ठियां, आप कोई भी लिख सकते हैं। इनके दो सार्वजनिक साधन के नाम में आप किसी को भी लिखते हैं। इसमें पूछा अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किन्हीं दो धार्मिक नगरों के नाम बताइए। तो ऋषिकेश लिख लीजिए आप एक नगर, एक हरिद्वार लिख लीजिए, उत्तरकाशी लिख लीजिए, धार्मिक पृष्ठभूमि के नगर हैं ये लोग। उसके अगला क्वेश्चन दिया है, मुक्त व्यापार क्या है? व्हाट इज फ्री ट्रेड्स? मुक्त व्यापार सीधा सीधा दिया हुआ है आपके पास, WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब व्यापार, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा एक नीति पारित की हुई है जिसमें बिना किसी रुकावट के आप ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, जिसमें आपने क्या करना है, कोई भी प्रकार का टैक्स पेड नहीं करना पड़ता, स्वतंत्र होकर कर लीजिए। व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाता है, इसमें व्यापार को बढ़ाने के लिए, उसकी उन्नति के लिए कार्य किया जाता है। तो मुक्त व्यापार नीति होती है, इसमें फ्री ट्रेड पॉलिसी डेवलप की जाती है। इसमें पॉलिसी इस तरह बनाई जाती है कि ट्रेड को मोटिवेट करें, लिबरलिज्म लेके आए, उदारीकरण को डेवलप करें, हम लोग वैश्वीकरण की तरफ चलें, इन चीज़ों पर आधारित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो आप देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? कृषि नहीं हो सकता है हमारे पास में, बुनाई का कार्य नहीं हो सकता है क्योंकि बुनाई कार्य भी आपका सेकंड एक्टिविटी में आता है। तो इसका मतलब व्यापार, व्यापार इसका सही आंसर माना जाएगा, व्यापार ही है, क्योंकि खेती प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राथमिक क्रिया है, बुनाई का कार्य भी आपका सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाता है, अखेट भी आपका प्राथमिक क्रिया के अंदर, व्यापार ही इसका सही आंसर रखा जाएगा। उसके अगला क्वेश्चन जो आपके पास दिया हुआ है वो क्वेश्चन है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों पर टिप्पणी लिखिए। जो आपके पास राइट नोट्स ऑन द स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के जो दिए हुए स्कोप से उनके ऊपर कीजिए। तो मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करना, कृषि जो हमारे पास दिए हुए जो मानव की क्रियाएं होती हैं उनको आधार पर रखा जाए। हम देखें कि मानव भूगोल सीधा सीधा कहीं ना कहीं किससे संबंध है, आपका मानव संबंध है, क्योंकि मानवीय क्रियाओं का इसमें अध्ययन, जो मानव के द्वारा आर्थिक क्रियाएं की जा रही हैं उनके साथ संबंध बना के, तालमेल बना के कार्य करना। दूसरा इसमें है कि प्रकृति और मानव के संबंधों का समझौता करने की भी बात भी है। इसमें मानव और प्रकृति का जो संबंध है उसके आंतरिक संबंधों को समझते हुए, जिसमें निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, संभावनावाद, इन सिद्धांतों को लेकर के कार्य करना। तीसरी चीज, मानवीय भूगोल का संबंध कहीं ना कहीं मानवीय विषयों को समझना भी है, जैसे जन्मकीय सिद्धांत को, आर्थिक क्रियाओं को, व्यापारिक कार्यों को, नगरीय योजनाओं को, इनका भी क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। जो विषय क्षेत्र ये इनके आधार पर इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। तो उच्च प्रौद्योगिकी का कहीं ना कहीं सीधा संबंध एक वैश्विक उससे है, वैज्ञानिक पद्धतियों से है। तो उन्नत, पहला बिंदु लिखेंगे आप इसमें, उन्नत जो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा उद्योगों को स्थापित करना, इंजीनियरिंग का सामान बनाना, अच्छे दक्ष और जो सुलझे हुए बहुत कुशल जो कारीगर होते हैं उनको आपने उसके लिए नियोजित करना, कार्य करने के लिए कुशल कारीगरों को, विशाल भवनों को बनाकर कारखाने, भंडार, परियोजना कार्यालय, इस तरह की नीति को पारित कराना तुझे। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये ऐसे जगह होता है उच्च प्रौद्योगिकी ध्रुव, ज़्यादातर हम देखते हैं कि प्रौद्योगिकी ध्रुव के रूप में, प्रौद्योगिकी मतलब जहाँ पे
आपको तकनीकों के माध्यम से चीज़ें मिल रही है। तो आप इसमें इस बिंदु को भी उल्लेख कर सकते हैं, उदाहरण भी लिख सकते हैं। जैसे सैन फ्रांसिस्को का लिखा जा सकता है, इसमें बेंगलुरु का एग्जाम्पल लिखा जा सकता है। इसमें कई औद्योगिक हैं जो आपने मानचित्र कार्य मैंने दिया होगा, उसमें देखा होगा ना, हमने उद्योगिक पेटी की बात की, तो वो सब उद्योगिक पेटियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होते हैं, इनकी दो नामोल्लेखन कीजिए। इनको मेंशन करना है, आपने दो नाम बताने हैं इसके। तो हमारे पार महाद्वीपीय रेल मार्ग होते हैं जो दो महाद्वीपों को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहे होते हैं, या ऐसे महाद्वीपीय मार्गों के दो केंद्र बिंदु पश्चिम और पूर्वी ध्रुवों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए आप ले सकते हो ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग हो गया, ट्रांस कैनेडियन रेलवे मार्ग हो गया, आपके पास ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे मार्ग हो गया। ये सब रेलवे मार्ग हैं जो कहीं ना कहीं आपके महाद्वीपों के केंद्र बिंदु को उत्तर से जो आपके पूर्व से पश्चिम की तरफ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। जो आपने देखा ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग को देखो तो वो क्या कर रहा है, व्लादिवोस्तोक को सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ने का कार्य कर रहा है, और सबसे बड़ा ये रेलवे मार्ग है व्यापार केंद्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, सांझी संपत्ति संसाधन से क्या समझते हैं। सांझी संपत्ति संसाधन जो होते हैं वो संसाधन वो होते हैं जो सभी के लिए बने हुए हैं, सबके लिए बने हुए। जैसे आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर चरगाह भूमि होती है, ठीक है, जो आपके विवाह स्थल बने हुए होते हैं, बारात घर देखे होंगे, अपने मैदाने देखे होंगी, तो ये सार्वजनिक, इनका महत्व तो बहुत है, इंपॉर्टेंट है कि सांझी संपत्ति सभी के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ये संपत्ति सामान्य लोगों के द्वारा भी प्रयोग की जा सकती है, इसका विशेष योगदान होता है क्योंकि सब लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है साझी संपत्ति संसाधन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों का विवरण दीजिए। जो हमारे पास कपास उद्योग क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। अगर हम देखने की कोशिश करें तो जो कपास एक ऐसा पौधा है जो उष्ण कटिबंधीय फसल के रूप में होता है, और ये भारत का है कपास का उत्पादक क्षेत्र में देखा जाए तो विश्व में चीन के बाद दूसरे नंबर का देश है। और सबसे ज़्यादा भारत के अंदर जो कपास उत्पादक क्षेत्र हैं उनको 3 क्षेत्रों के रूप में विभाजित किया जाता है। पहला क्षेत्र जो दिया हुआ है वो है उत्तर पश्चिमी भारत, ठीक है। उत्तर पश्चिमी भारत के अंतर्गत जो राज्य आते हैं वह पंजाब, हरियाणा तथा उत्तरी राजस्थान, ठीक है। पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र आते हैं तथा दक्षिण में तेलंगाना, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के जो हमारे पठारी भाग होते हैं वो शामिल किए जाते हैं। तो इस तरह से 3 हिस्सों में इसको विभाजित किया हुआ है, ठीक है। उत्तर पश्चिम भारत में तो पंजाब, हरियाणा और दिया हुआ है, उत्तरी राजस्थान, पश्चिम में जो दिया हुआ है वो गुजरात और महाराष्ट्र को दिया हुआ है, और तीसरा दक्षिण में तेलंगाना, कर्नाटक व तमिलनाडु जो पठारी भाग है उनको रखा गया है। कपास का जो अग्रणी उत्पादन राज्य जो हमारे पास है, सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में होता है, तेलंगाना में होता है, क्योंकि ये सब काली मिट्टी के क्षेत्र हैं। इनमें सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कपास का, और इसके लिए पर्याप्त मात्रा में सिंचाई का उत्पादन भी होता है। उत्पादन जो दिया जाता है, क्योंकि अधिकांश हम देखते हैं कि सिंचाई के लिए आप संसाधनों का प्रयोग करते हैं, सिंचाई के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसलिए कपास का उत्पादन किया जाता है। तो इसलिए अगर आप सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले राज्य का नाम देखें कपास का तो वो है आपके पास गुजरात। गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नीचे दी गई तालिका में भारत में विभिन्न साधनों द्वारा सिंचाई का विस्तार प्रतिशत दिया गया है। तालिका का अध्ययन कीजिए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो तालिका दी हुई है, हमें उसमें बता रखे हैं साधन, नहर, कुएं, तालाब, अन्य, और प्रतिशत दिया हुआ है। नहर का दिया हुआ 40.5, जो आपके कुआं दिया हुआ है 26.00 दिया हुआ है, तालाब 7.22 दिया हुआ है, अन्य 26.5 ये दिए हुए आपके पास में आंकड़े। इसके आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न पूछा हुआ सर्वाधिक सिंचाई का साधन क्या है, उसका कारण दीजिए। तो सर्वाधिक सिंचाई जो की जा रही है वो नहरों के माध्यम से की जा रही है, और उसका प्रतिशत जो दिया हुआ है वो 40.5 है। मुख्य कारण ये है कि कई जो हमारे राज्य जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ ट्यूबवेल होते हैं, इनके थ्रू पानी निकाला जाता है, नहरों के माध्यम से या उनके माध्यम से लिया जाता है। अगर आप इंदिरा गांधी कैनाल देखें, कई नहर जो हमारे पास नदियां दी हुई हैं उनसे भी हम निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप देखने की कोशिश करें जो अपने राज्य को, उत्तराखंड राज्य को देखने की कोशिश करते हैं तो गंगा नहर हमारे पास दी हुई जो सिंचाई के लिए प्रयोग किया है, शक्ति नहर हो गई आपके पास में जिसके थ्रू पानी जाता है। इसके अलावा आप देखें कई जो हमारे बैराज बने हुए, जैसे डाकपत्थर विकासनगर बैराज हो गया, इसके माध्यम से भी सिंचाई के लिए जल को दिया जाता है, उत्पादन किया जाता है। ये
विभिन्न माध्यम है जिसके कारण कृषिगत क्षेत्रों को ये, क्योंकि मुख्य इसलिए भी नहर है कि कई हमारे राज्य हैं जो क्या कहते हैं पर्याप्त मात्रा में मानसूनी वर्षा प्राप्त नहीं कर पाते, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, इनके अंदर पर्याप्त मात्रा, तो इसलिए नहरों के माध्यम से ही इनके अंदर सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखने की कोशिश करते हैं उसमें लिखा हुआ अन्य साधनों से सिंचाई का प्रतिशत कितना है, इसका कारण बताइए। तो अन्य साधन जो हमारे पास दिए हुए हैं 26.5 है, और उसका कारण क्या है 26.5 होने का। जैसे अगर आप देखें कुछ हमारे राजस्थान वाले क्षेत्र के अंतर्गत तो ड्रॉप एग्रीकल्चर किया जाता है, वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग कुएं से क्या करते हैं पानी की जगह पे क्या करते हैं ले जा करके ड्रॉप इट करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालने की कोशिश करते हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाने की कोशिश की जाती है। वो अन्य माध्यम वहीं पे रखे जाते हैं, ये मुख्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले हैं। तथा से अगर आप तटीय भागों की तरफ देखें वहाँ पे भी हम क्या करते हैं छोटे छोटे झीलें बना करके उनके माध्यमों से जल प्रदान करते हैं, लैगून हो गया जैसे आपके पास तथा से जल हो गए, इनके माध्यमों से करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी मुख्य कारण, ट्यूबवेल हो गया ये भी एक मुख्य कारण है, क्योंकि कई जगह पे पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं हो पाता वर्षा का, इस कारण से भी ऐसा देखने के लिए मिलता है। आगे वाला प्रश्न देखने की कोशिश करें, स्वदेशी आंदोलन ने सूती वस्त्र उद्योग को किस प्रकार विशेष योगदान दिया। अगर आप देखें सूती वस्त्र उद्योग का अधिकांश उत्पादन उसी पे हुआ है, क्योंकि अगर आप देखें आज़ादी के बाद से स्वदेशी ने विस्तृत स्थिति उत्पन्न की है, जिसके कारण नए उद्योगों का जन्म हुआ है। और अगर आप देख पा रहे हो कि जन्म लेने के जो दिया हुआ है उसके दो भाग किए गए हैं जो उनके दिए हुए हैं, एक दिया हुआ संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र दिए हुए। संगठित क्षेत्र आपके पर्याप्त मात्रा में है जो लोग खादी भंडार के रूप में कार्य कर रहे हैं सुने। उसके अलावा 1921 के बाद जब रेलवे का नया विकास हुआ उसने भी इसको बहुत दिया, नए उद्योगों को जन्म दिया, विशेष रूप से उन राज्यों के अंतर्गत जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कानपुर, इन राज्यों में क्या हुआ विशेष रूप से काली मिट्टी के क्षेत्र भूमि है, इनमें पर्याप्त मात्रा में नए औद्योगिक तकनीकों के माध्यम से किया गया। कच्चे माल के रूप में कॉटन को उत्पादित किया जा रहा था और बनी हुई वस्तुओं के रूप में भी बेचने का कार्य किया जाता। तो कहीं ना कहीं स्वदेशी ने जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके क्षेत्र में विकास के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, विकास किया है उसके लिए विशेष रूप से। आप क्वेश्चन नंबर 18 देखें, पाइपलाइन परिवहन से लाभ एवं हानियां बताएं। पाइपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट है आपका, इसके बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। एक तो इसके सुगमता से आप माल को ले जा सकते हैं, तरल गैस पदार्थ को आप ले जा सकते हैं। दूसरा इसमें वेस्टेज नहीं होती है, बहुत कम इसमें क्या होता है आप देख सकते हैं बहुत ही कम रियल केस होगा अगर ऐसा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होता, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दीजिए आप लंबे समय तक ड्यूरेबिलिटी पर। हानि क्या है, अगर क्या हुआ कभी पाइपलाइन विस्फोट हो जाता है, कुछ हो जाता है, बहुत ज़्यादा लीकेज हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि पर्याप्त मात्रा में ही वस्तुओं को लिया, जैसे उदाहरण के लिक्विड और गैस पदार्थों को लिया था, बस ये दो ही चीज़ों के लिए कार्य कर पाते, बाकी चीज़ों में इसका कार्य नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने की कोशिश करते हैं, ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों के आधारभूत अंतर देखें। सबसे बड़ा अंतर उनके आकार में देखने की कोशिश करें आप, जो उनके निर्माण कार्य होते हैं भिन्न अलग होते हैं। कच्चे घर देखने को मिलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जबकि नगरीय क्षेत्रों में पक्के घर देखने को मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश लोग प्रथम क्रिया संबंधित होते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत जो अधिकांश लोग होते हैं वो द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया में और चतुर्थम पंचम क्रिया में संकलित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता है, एक ही स्कूल होगा, ठीक है, कहीं कहीं पे तो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, हॉस्पिटल बना हुआ है, बहुत सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता है। जबकि नगरीय क्षेत्रों के अंदर सुविधाएं अत्यधिक पाई जाती हैं, बेहतर क्वालिटी के अस्पताल, अच्छे स्कूल्स, ये सब उपलब्ध हो पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नगरीय कूड़ा करकट निस्तारण संबंधी समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ये बहुत बड़ा प्रश्न है आपके पास, कई बार मैंने आपको बताया ये पूछा जाता है। भारत में नगरीय जो कूड़ा करकट की बहुत बड़ी समस्या है उसका निदान पाने के लिए रिसाइक्लेशन करने की कोशिश करते हैं, वो लोग करेंगे। तो अगर हम समस्या को देखें तो देखिए बढ़ती हुई जनसंख्या कहीं ना कहीं डिस्पोजल को बढ़ा कर देख रही है, लेकर के आने की कोशिश कर रही है हमारे पास में, और कहीं ना कहीं इसके निर्माण कार्य को देखने की कोशिश करें तो बहुत विशेष रूप से देखने को मिलता है।
मुख्य रूप से अगर देखने की कोशिश करें भारतीय उसमें, तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु ऐसे बहुत जगह हैं जहाँ पे अवशिष्ट 90% इकट्ठे किए जाते हैं। ये गली में जो होता है कूड़ा करकट इससे जगह से मिलता है, बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये कई चीज़ों को उत्पत्ति दे देती है, जब बड़ी बीमारियाँ हो गई आपके पास में, ठीक है, कई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो गई। अगर हमें इसे निपटारण का समाधान करना है, इसका समाधान चाहिए हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे कंपोस्ट खाद बनानी चाहिए, ऐसे जगह पे डालें जहाँ पे क्योंकि ये कहीं ना कहीं पर्यावरण को प्रदूषित ही करती है, समस्या उत्पन्न करती है, क्योंकि इन कूड़े करकट के सड़ने के बाद विषैली गैसें निकलते हैं, उदाहरण के तौर पर मीथेन गैस इसमें शामिल है। तो ये एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, जो कहीं ना कहीं पीने के पानी को भी प्रदूषित करती चली जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत में जनसंख्या का असमान वितरण के कारणों बताइए। तो असमान वितरण भारत के अंदर मुख्य रूप से अगर भौगोलिक स्थिति को देखें आप, सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता है, अन्य राज्यों के मुकाबले देखने को मिल रहा है, लिंग अनुपात हो गए, ये सब मुख्य कारण है जिसके कारण अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है पॉपुलेशन का भारत के अंतर्गत। जागरूकता नहीं है, कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ की कमी देखने को मिलती है, ये भी है कहीं ना कहीं कारण। तो आर्थिक, सामाजिक और ये जो अगर राजनीतिक कारक भी अगर आप लिखें तो भी वो एक्सेप्टेड माना जाएगा। क्वेश्चन अगला दिया हुआ है, विश्व के प्रमुख दूध उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए, उनकी मुख्य विशेषताएं बताइए। तो अगर आप भारत में देखने की कोशिश, अगर विश्व में देखने की कोशिश करें तो दुग्ध उत्पादक जो क्षेत्र हमें देखने को मिल रहे हैं वो विशेष रूप से उत्तरी पश्चिमी यूरोप के अंतर्गत, कनाडा हो गया आपके पास में, न्यूजीलैंड हो गया, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनके अंतर्गत क्षेत्र पाए जाते हैं। और इन क्षेत्रों की मुख्य विशेषता क्या है, एक तो यहाँ ये जो होते हैं विशेष रूप से जो इनमें हाइल्डिंग एनिमल्स को रखा जाता है, अधिकांश जो औद्योगिक क्षेत्र हैं इनमें क्या मशीनों का प्रयोग किया जाता है, अत्यधिक पूंजी लगती है, साथ ही साथ विशिष्ट प्रकार का चारा दिया जाता है इनको, इसके आसपास अच्छी बाजार उपलब्ध है जहाँ इनको तुरंत उसकी कीमत मिल पाती है, ठीक है। यहाँ साल भर चारे की उत्पत्ति की विशेष रूप से कृषि की जाती है, उसमें चारे का उत्पादन किया जाता है। अगर आप देखने को तो विशेष रूप से इसमें दूध निकालने के लिए अच्छी बढ़िया किस्म की जो गाय होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, कुशल कारीगर है, प्रजनन के विशेष प्रकार के मेथड यूज किए तो अच्छी तरीके देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के प्रमुख समुद्री मार्गों का उल्लेख कीजिए तथा उनकी भौगोलिक महत्व को बताइए। समुद्री मार्ग अगर आप देखने की कोशिश करें, विशेष रूप से हम देखते हैं संसार के अंतर्गत ये है, एक तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग हम देखने की कोशिश करते हैं, ये बहुत विशिष्ट रूप से एक दो प्रदेशों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। उत्तर पूर्वी जो अगर आप देखें संयुक्त अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से मिलाने का काम करता है, एक चौथाई अगर विश्व का एक चौथाई अगर देखने की कोशिश करें इसी व्यापारिक क्षेत्र से किया जाता है और इसको वृद्ध ट्रंक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। अगर दूसरा मार्ग हम देखने की कोशिश करते हैं भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग, ये प्राचीनतम मार्ग है हमारे पास में और विशेष रूप से ये कई छोटे छोटे देशों को जोड़ने की कोशिश करता है, जैसे पोर्ट सही होगा, अदन हो गया, मुंबई हो गया आपके पास में, कोलंबिया होगा, सिंगापुर, इनको आपस में जोड़ करके करता है। इसमें विशेष रूप से जो योगदान है वो स्वेज कैनाल का है। उसका अगला अगर आप देखने की कोशिश करें वो उत्तरीय माला आंतरिक समुद्री मार्ग दिया हुआ, ये विशेष प्रकार का औद्योगिक समुद्री मार्ग है जो पश्चिमी यूरोपीय प्रदेशों को पश्चिमी अफ्रीकी देशों के साथ या दक्षिण अमेरिकी अफ्रीकी देशों के साथ या दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ वाणिज्य, कृषि और पशुपालन के आर्थिक विकास के लिए जोड़ने की कोशिश करता है। इसमें भी विशेष रूप से स्वेज कैनाल का एक कार्य दिया हुआ है और इसके माध्यम से सोना, हीरा, तांबा, मूंगफली, गिरी का तेल और केहुआ इस प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों को दिया जाता है। अगला मार्ग देखने की कोशिश करें, दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई समुद्री अटलांटिक जो हमारे पास दिया हुआ अटलांटिक महासागर क्षेत्र के अंतर्गत दिया हुआ है, पश्चिमी यूरोपीय, पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को आपस में जोड़ता है। इस समुद्री मार्ग के माध्यम से काफी मात्रा में व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है और विशेष रूप से अगर देखने की कोशिश करें ब्राजील का जो स्वामग्ध्य दिखा हुआ है, रियो डी जेनेरो वाला केप टाउन, इनके बीच में काफी ज्यादा व्यापारिक संबंध बनाने की कोशिश करता है और इन जगह में यातायात में देख करके विशेष रूप से उत्पादित संसाधनों को आवाजाही के प्रयोग किया था। उसके लिए उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग जो हमारे पास दिया हुआ है ये भी एक समुद्री मार्ग जो है विशेष योगदान देता है। ये सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर हो गया आपके पास में, योकोहामा हो गया, मनीला, सिंगापुर आपस में इनको जोड़ने का कार्य करता है।
वहीं आप देखें दक्षिण प्रशांत महासागरीय समुद्री मार्ग ये भी कहीं ना कहीं पश्चिमी यूरोप को उत्तरी अमेरिका के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गया, पनामा नहर, इसमें विशेष रूप से पनामा नहर का योगदान दिया हुआ है। और इस समुद्री मार्ग के माध्यम से कई छोटे छोटे द्वीप समूह को भी जोड़ा, जैसे हांगकांग हो गया आपके पास, फिलीपीनो, इंडोनेशिया, ठीक है, इनको भी जोड़ा जाता है, जो पनामा सिडनी के बीच की दूरी को कम करने में, और उसमें विशेष रूप से अगर आप देखें समुद्री पत्तन हुलुलुलु जो दिया हुआ है उसका एक विशेष योगदान है। उसके अलावा हमारे पास नौसेना के रूप में दो हमारे पास दे रखे हैं नौ दीवी नहरें, एक स्वेज नहर होगी, पनामा नहर, इनका तो आपने मतलब आप अगर इनको उल्लेख करें तो आप इनकी भौगोलिक स्थिति को देख करके देखें, क्योंकि व्यापारिक कार्यों के लिए समुद्री मार्ग ही कह सकते, पोर्ट को ही द्वार कहा जाता है व्यापार का। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये प्रश्न यहाँ पे हल होता है। अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव विकास क्या है? क्या साक्षरता मानव विकास के स्तर को परिलक्षित करती है? विवेचना कीजिए। मानव विकास मानवीय विकासों का संबंध है। देखिए अगर हम मानव के विकास को देखें तो हम भारत के अंतर्गत या विश्व के अंतर्गत इन संसाधनों के साथ इनके विकास को रखा जाता है। अगर आप परिभाषा की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो विशेष रूप से अगर आप देखें, मानवीय विकास एक अवधारणा है जो कहीं ना कहीं दी जाती है, इसके माध्यम से संसाधनों के साथ वैकल्पिक संसाधनों का योजन दिया जाए, वृद्धि की जाए, जिससे मानव का विकास उत्पन्न हो पाए। और साक्षरता इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि जितना ज़्यादा साक्षर होगा व्यक्ति, उतना ज़्यादा नए आविष्कार होंगे, उतने ज़्यादा अपने लिए विकल्प बना पाएगा और उसके जीवन स्तर में सुधार आएगा। और दूसरा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी निवारण कर पाएगा। साक्षर व्यक्ति ही एक अच्छे समाज की संकल्पना रख सकता है। तो इसलिए जो हम देखें तो कि साक्षरता मानव विकास के लिए कहीं ना कहीं परिलक्षित उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं, विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की क्या समस्याएं हैं? अगर आप विकासशील देशों के अंतर्गत देखते हैं तो कहीं जो अगर आप देखें बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहाँ रोजगार की कमी देखने को मिलती है, पीने के लिए पानी की कमी देखने को मिलती है। अगर आप देखें परिवहन संसाधनों का जो अभाव है इसके कारण उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है, बहुमंजिली है वो देखने को मिलते हैं, आर्थिक तंगी होती है, ठीक है, पीने योग्य आधारभूत पानी की आधारभूत जो स्ट्रक्चर होता है वो नहीं मिलता। तो ये कहीं ना कहीं समस्याएं हैं जो विकासशील देशों के अंतर्गत उत्पन्न होती चली जा रही हैं, क्योंकि ये शिक्षा की और इन सब की कमी भी देखने को मिलती है, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी देखने को मिलती है, अच्छी तरह से जो पानी निकासी होती है वो नहीं, गंदा पानी डेवलप होता है तो कई बीमारियों को जन्म देते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ है, मैंने आपका पेपर सॉल्व कराया है, इसमें मैप वर्क दिए हुए हैं, मैप वर्क के आपने किए होंगे ऑप्शंस, आप देखें। अगर कोई भी आपको डाउट होता है यू शुड आस्क टू मी, पूछ सकते हैं आप मुझसे प्रश्न, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए और मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें जिनसे उनको पता लग पाए कि उनके द्वारा प्रश्नों के उत्तर जो दिए गए हैं सटीक है या नहीं है। धन्यवाद।